एक्टिंग करते करते ही बाकी कामों में भी रुचि जैसे मेरी रही। कुछ बदमाशी का ये देख सखवाब बैरिया कपल में वकर दे हिसाब समाज वाला भाईचारा करे जो। नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और फिर मैंने शुरुआत की बीजेपी में काम करने की। 7 सीटें हैं मेरे ख्याल से, उसमें से 43 सीटें बीजेपी के पास। मेरी 2 हिंदी फिल्में अभी आने वाली हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। सियासत में हमने देखा है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने वहां पहुंचकर अपनी पहचान बनाई, चाहे वो खेल जगत की बात कर लीजिए या फिल्म जगत की बात कर लीजिए। वहां से लोग आए भी और वहां पहचान भी बनाई। लेकिन जब इस तरह से किसी और क्षेत्र में एक्सपर्टीज़ पाए हुए लोग आते हैं सियासत में, तो उनसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। एक ऐसे ही मेहमान से आपको आज मिलवा रहे हैं जिनको हम बहुआयामी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका अनुभव जो है वो एक्टिंग के लाइन में भी है और सियासत में भी। उनका मुंबई से भी नाता है और झारखंड और मध्य प्रदेश के जंगलों से भी नाता है। मिलवाते हैं आपको सोनाली फोगाट जी से। बहुत बहुत स्वागत है सोनाली जी आपका। सोनाली जी बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और आप एक्टिंग भी करती हैं। ये कैसा कॉम्बिनेशन, ये बड़ा डेडली सा कॉम्बिनेशन साउंड कर रहा है। जो मैंने इंट्रो में कहा कि आपका नाता मुंबई से भी है क्योंकि ग्लैमर की नगरी है उसको हम कहते हैं, और आपका नाता झारखंड और मध्य प्रदेश के जंगलों से भी, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए भी आप काम करती रही हैं। वो कैसे हुआ, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? देखिए, बचपन से ही गांव में मेरा जन्म हुआ। हरियाणा की मिट्टी से मैं जुड़ी हूँ और बचपन से ही मेरे अंदर देशभक्ति की भावना थी और कहीं ना कहीं एक्टिंग की चाहत भी थी। जब टीवी में हम हीरो हीरोइंस को देखते थे तो अच्छा लगता था कि हमें भी उस जगह पे होना चाहिए। तो शादी के बाद जब मैं पढ़ाई करने नोएडा आई तो उस समय मेरी फिल्म सिटी जाना हुआ और वहाँ पे मुझे एक सीरियल ऑफ़र हुआ दूरदर्शन का कि लीड रोल उसमें मुझे मिला। तो वो किसी वजह से उस समय तो नहीं कर पाई, घर वालों की परमिशन नहीं मिली थी। और बाद में काफ़ी सालों बाद हस्बैंड को मनाने में कुछ 4-6 साल मुझे लग गए और फिर सिलसिला शुरू हो गया एक्टिंग का। तो फिर ट्राइबल्स के लिए कैसे काम करने का इरादा आया आपको और वो जिम्मेदारी कैसे पार्टी संगठन ने दी आपको? एक्टिंग करते करते ही बाकी कामों में भी रुचि जैसे मेरी रही। तो उस समय मेरा माननीय सुमित्रा महाजन जी, आज जो लोकसभा स्पीकर है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो मध्य प्रदेश से हैं और मेरे एक जानकार के थ्रू उनके घर पे मेरा आना जाना शुरू हुआ। तो मैं उनको देख के बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने जो अपने जीवन की जो कहानी मुझे बताई तो मुझे भी लगा कि मुझे भी समाज सेवा में योगदान अपना देना चाहिए। वो जो बचपन का सपना था, देशभक्ति की जो भावना थी, वो जागृत हुई और मैंने सुमित्रा जी के साथ लग के काम करना शुरू किया। और फिर मेरा माननीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और फिर मैंने शुरुआत की बीजेपी में काम करने की और मुझे जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छी मिली। और ट्राइबल मोर्चा जैसे प्रदेश के गांवों में रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन ट्राइबल लोगों से नहीं होता है। वहाँ ज़िंदगी कैसी है? वहाँ जाकर बीजेपी की तरफ से ट्राइबल मोर्चा, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या होती थी? उन लोगों के बीच में जाके करते क्या थे आप लोग? एक्टिंग करते करते एक ग्लैमर जो होता है उससे एकदम से फिर मुझे वापस, जो मैं गांव से निकल के आई थी, वैसा ही मुझे माहौल मध्य प्रदेश में ट्राइबल क्षेत्र में गई तो वैसा मिला मुझे। और मेरा बचपन भी ऐसी जगह पे बीता। मैं किसान की बेटी हूँ
किसान भी कहीं ना कहीं एक ट्राइबल ही होता है। तो वो जो मेरे अंदर जो मैंने घर में माहौल देखा था वो वापस मुझे देखने जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जमीन किसान से हो या जुड़े। ट्राइबल्स हो। हाँ, वो उनका काम एक जैसा ही होता है। तो मैं वहाँ पे जब मैंने जाना शुरू किया, काम करना शुरू किया, उन लोगों का इतना प्यार मिला, वो प्यार जो मुझे आगे बढ़ाता गया, प्रेरणा देता गया काम करने के लिए। और मैंने भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों को जोड़ा और उनके साथ आगे बढ़ के काम किया। ठीक है, आपको कभी कोई कहानी ऐसी याद आती होगी, ट्राइबल क्षेत्र में पहुंचे, वहाँ के लोगों के लिए माना जाता है कि वो बहुत भोले भाले भी होते हैं, बहुत उनमें छल कपट जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, और वो कह देते हैं, लेकिन कई बार ये भी गुंजाइश रहती है कि वो बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं बाहर के लोगों से। तो ये क्या चुनौती थी? कोई कहानी ऐसी आप हमारे साथ साझा करना चाहें? कहानियाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस रहा। 6 साल तो लगातार उन्हीं लोगों के बीच रही मैं। जैसे छिंदवाड़ा में एक जगह है पातालकोट। अच्छा। पातालकोट जैसे हम कहानियों में ही सुनते हैं, तो वहाँ पातालकोट पहाड़ी एरिया है थोड़ा, और नीचे ज़मीन में जाके कम हाइट के लोग हैं, आदिवासी, और 4-4, 6-6 घरों के गांव बसे हुए हैं। तो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हमारे रहे पहले, शिवराज चौहान जी, वो पैदल जाते थे, काफ़ी टाइम लगता था, वो उन्हें देखने संभालने जाते थे, पर वो लोग ऊपर नहीं आते कभी। तो वो कहानी सच्ची साबित हुई, मैंने भी वहाँ जाके देखा है। तो आपको लगा कि हाँ, पाताल लोक हाँ, एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। बच्चे, वहाँ के बच्चे जैसे ऊपर आते पढ़ाई के लिए, तो उन बच्चों के साथ उनके मन की बात शेयर करना, उनसे जानना, उनका जो दिनचर्या होती थी, उनसे मैं मिलती थी जाके, तो बड़ा अच्छा फील होता कभी था। अंदर जाने का मौका मिला पाताल लोक के अंदर? अंदर तो बहुत गहराई में वो गांव थे, तो अच्छा। अंदर तो कभी नहीं गए। बाहर जो लोग बच्चे जब वो बाहर आते थे तब उनसे बाहर interaction आते होता थे, था। तब हम लोग उनसे मिलते थे। तो वो लोग कैसे रहते हैं? मतलब आप लोगों का वहाँ क्या काम होता था? एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जाकर वहाँ क्या कोशिश क्या होती थी? वो लोग जैसे खेती बाड़ी पे ही निर्भर रहते हैं, और जड़ी बूटियों की उनको बहुत अच्छी समझ है। अच्छा। और कई जड़ी बूटियाँ मैं अपने घर भी लेके आई, कुछ चीज़ें ऐसी जो नई चीज़ थी मेरे लिए। कभी हमें, शायद मैं अगर ट्राइबल मोर्चा में नहीं होती तो उन चीज़ों को मुझे जानने का कभी मौका ही नहीं मिलता, और मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है और इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के। तो मैं शायद मैं पैदा ही इसीलिए हुई कि मैं मेरे देश से प्यार करूं और उन लोगों से प्यार करूं जो आधी आबादी हमारे देश की आज तक नहीं जानती कि ट्राइबल क्या करता है, किन जगहों पे रहता है और किस स्थिति में रहता है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो लोग भी सक्षम हैं उन लोगों तक पहुँचिए और उनको उभारने का काम करिए, उनके लिए कुछ काम करें हम ट्राइबल के लिए। मेरे ख्याल से अभी लोकसभा की सीटें जो है 47 सीटें ट्राइबल की है, आरक्षित जो सीटें हैं। मुझे पूरा मतलब ठीक से आंकड़ा ठीक से नहीं हाँ। पता, पर 47 सीटें हैं मेरे ख्याल से, उसमें से 43 सीटें बीजेपी के पास है। वाह, क्या बात है! ये अच्छी एक उपलब्धि है। लेकिन अब आप, क्योंकि आपने लोकसभा का जिक्र किया, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं एक फिल्म एक्ट्रेस से बात कर रहा हूँ, एक बीजेपी नेता से, या एक लोकसभा की टिकट की दावेदार से? मैं किससे बात कर रहा हूँ? आप एक जो पूरी तरह से देश को समर्पित है, एक ऐसी महिला से बात कर रहे हैं। मेरा काम यही है, मतलब लोगों के बीच की दूरियों को ख़त्म करना, हर भेदभाव को ख़त्म करना, और अच्छे ढंग से लोगों के बीच संपर्क बना के और उनसे तालमेल बनाए रखना, मेरा यही काम है। डिप्लोमेटिक जवाब दिया आपने। आपका आप रेस में हैं? देखिए, मेरा नाम तो सुनने में मुझे भी आ रहा है कि हिसार लोकसभा सीट से आप भी जैसे कह रहे हैं, तो मेरे संगठन ने मुझ पे भरोसा जता के मेरा नाम दिया तो है। अगर संगठन चाहेगा तो ज़रूर, मतलब इसके लिए मैं आप मतलब तैयार हैं चुनौती लेने हाँ, के मैं लिए? आगे कदम बढ़ाऊंगी इसमें। गंगवा साहब के शामिल हो जाने के बाद जिस लोकसभा सीट से आपका नाम है, या आप जैसा खबरें हैं सियासी गलियारों में कि आपके नाम की भी चर्चा है, क्या आपकी चुनौती बढ़ जाएगी उस रेस में आगे निकलने की, टिकट पाने के दावेदारों की लिस्ट में आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, टिकट मैटर नहीं करती। अब गंगवा साहब ने ज्वाइन किया है तो हमारी मजबूती और बनी है इससे। ये अच्छे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि हमारे लिए खुशी की बात है, ऐसे लोगों को आना चाहिए। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से देश को समर्पित है, और जो लोग
ठीक से जो देश के लिए सोचते हैं वो ज़रूर बीजेपी में आएंगे और अच्छा तो माहौल चुनौती बना। बढ़ी है या नहीं, उसका जवाब नहीं दिया आपने। आ, व्यक्तिगत तौर पर अगर मान लीजिए 5 लोगों का नाम है और एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और वो कैंडिडेट मजबूत है अगर, तो क्या आपके लिए परेशानी बढ़ी है? रेस थोड़ा मुश्किल हो गया, टफ हो गया है रेस? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी का कार्यकर्ता को आपको मतलब समझने में शायद टाइम लगेगा। बीजेपी का कार्यकर्ता कभी ये नहीं सोचता कि वो टिकट की लाइन में है। हमारा जो संगठन जो तय कर देगा, हम टिकट विकेट कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, लोकसभा विधानसभा कुछ नहीं है। हम लोग संगठन को समर्पित है। हमारा काम है पार्टी के लिए काम करना, चाहे वो हमें लोकसभा का उम्मीदवार बनाए, चाहे संगठन में काम कराए, चाहे विधानसभा का उम्मीदवार बनाए, कुछ भी करवाए, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। ठीक है, लेकिन बीजेपी में पिछले लोकसभा इलेक्शन के समय से एक ट्रेंड देखा गया है कि पैराशूट उम्मीदवार आते हैं और उनको टिकट्स मिल जाती है, और जो पार्टी का कार्यकर्ता उस क्षेत्र से जूझ रहा होता है, कई सालों से झंडा उठा के दौड़ रहा होता है, उसको टिकट नहीं मिल पाता। और इसको लेकर कई बार हमने देखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी अलग अलग वक्त पे हमने देखा। तो क्या वो नाराज़गी मैटर नहीं करती है पार्टी के लिए? स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों को ऐसे लगा था, हमें हमें भी सुनने में आया जब सरकार बनी थी ना, तो कुछ कार्यकर्ता नाराज़ भी हुए थे। पर जैसे सरकार का माहौल बना, काम करना शुरू किया, तो और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो कार्यकर्ता जिस लायक होता है उसको वो जिम्मेदारी दी जाती है। और ज़रूरी नहीं कि वो चुनाव लड़के ही उसको वो मान सम्मान मिले। बहुत सारी चीज़ें होती है, पार्टी किसी को अनदेखा नहीं करती, जो काम करता है उसके हिसाब से उसको उचित दायित्व ज़रूर मिलता आप है। दायित्व की बात करें, आपको भी कला परिषद का रीजनल डायरेक्टर हिसार का बनाया गया, एक दायित्व वो भी आपके ऊपर है। तो कला परिषद में क्या काम देखती हैं आप, और आपको क्या लगता है कला को बढ़ावा देने के हिसाब से क्या चुनौतियां हैं इस वक्त? अ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर कार्यकर्ता को उसके काम के अनुरूप पार्टी देखती है और सरकार में जिम्मेदारी भी देती है। जिस तरह से मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे मेरे फील्ड का काम दिया गया, कला परिषद का काम दिया गया, ताकि मैं कलाकारों को आगे बढ़ा पाऊँ और उनसे मेरी जान पहचान भी अच्छी है, तालमेल भी अच्छा है। तो अभी मुझे जनवरी में ये जिम्मेदारी मिली है और हमने शुरुआत भी कर दी है। हमारे यहाँ 4 डायरेक्टर बनाए गए हैं पूरे हरियाणा भर में, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक और हिसार। तो हिसार जो उनका मुझे जिम्मेदारी मिली है, और हमने बाल भवन में इसका ऑफिस हमें दिया गया है और हमने शुरुआत भी कर दी है। इसके 3 कार्यक्रम तो हम हिसार में ही कर चुके हैं और आर्टिस्ट जितने हैं हरियाणा भर के उनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और जो भी आर्टिस्ट हमारे पास आता है उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम आगे क्या करें, और हरियाणा के कल्चर से जो कलाकार जुड़ा है, हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ पूरी तरह से लगेंगे और उन कलाकारों को हम आगे बढ़ाएंगे जो हरियाणवी कल्चर के लिए है। फिल्म और राजनीति एक साथ मैनेज करना कितना टफ है वो हम जानते हैं, और ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग नहीं हैं जो दोनों एक साथ पैरेलली लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप बहुत खूबसूरती से दोनों को पैरेलली लेकर चल रहे हैं। आपकी नई फिल्में बॉलीवुड की आने वाली है, हमने सुना, आप उसके बारे में ज़रा बताएं हमें। मेरी 2 हिंदी फिल्में अभी आने वाली हैं, जिसमें से एक मैंने रवि किशन के ऑपोजिट उसमें काम किया है और इसमें मेरा बहुत ही अहम किरदार है, जो कि जो हीरो होता है उसकी भाभी का मैं रोल कर रही हूँ। जो डिस्को डांसर मिथुन दा की फिल्म आई थी, वही डायरेक्टर है बी सुभाष, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। बप्पी दा का म्यूज़िक है और इसका मतलब सेकंड पार्ट समझ लीजिए आप। तो उसमें जैसे मिथुन दा की माँ का जो रोल जो था, वो अब भाभी का रोल मैं कर रही हूँ। भाभी उसको, एक्टर जो हीरो होता है उसको पालती है, बड़ा करती है, उसको स्टार बनाती है। और रवि
पूछेंगे, हम चाहेंगे कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद दर्शक खुद उसको देखें और एंजॉय करें। एक और फिल्म आपकी आने वाली जिमी शेरगिल के साथ। हाँ, जिम्मी जी के साथ है मेरी एक फ़िल्म और है जो कि उत्तर प्रदेश की एक कहानी है, जो कि लव स्टोरी है, एक लड़का और लड़की की। उसमें लड़की के चाचा चाची का रोल हमने निभाया है, जिसमें जिम्मी मेरे हस्बैंड का रोल कर रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छी फ़िल्म है। अभी अप्रैल में रिलीज़ करेंगे। और इसके डायरेक्टर हैं मनोज तिवारी, जो ग्लोबल बाबा एक फिल्म उनके पीछे रिलीज़ हुई है, और सनी देओल के साथ वो हर फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर रहे हैं। और बहुत अच्छी स्टोरी है ये भी। इसमें बहुत जाने माने कलाकार हैं, सब थिएटर के, और अखिलेंद्र मिश्रा और पंकज झा, मिलिंद गुणा जी, ये लोग इसमें काम कर रहे हैं। चलिए, आपको उसके लिए शुभकामनाएं हम एडवांस में दे रहे हैं आपकी दोनों फिल्मों के लिए। हम वापस राजनीति की तरफ रुख करते हैं। आप महिला हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। मुझे एक बात बताइए कि हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को सुना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में वो काम करना चाहते हैं, महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो बहुत है। आपको क्या लगता है, वो सशक्तिकरण की दिशा में हम आगे बढ़े भी हैं, या चुनौतियां वैसी की वैसी बरकरार हैं? आप रेप की, बलात्कार की घटनाएं देख लीजिए, आप महिलाओं के साथ छेड़खानी की समस्याएं देख लीजिए, ये समस्याएं बरकरार हैं अभी? नहीं, आपकी बात सही नहीं है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं हिंदुस्तान की नहीं, हरियाणा की बात आप ले लीजिए। सबसे पहले ये इस सरकार ने पहल की, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट में महिला थाना होता था, और आज हर डिस्ट्रिक्ट में महिला थाना है। लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं होती, कई कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं। सुनवाई भी होती है तुरंत, जैसे मैसेज मिलता है। कुछ रेप वाली जैसी घटना आप बता रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शुरुआत की गई है, जैसे कुछ घंटों में काम करना, या इतने दिनों के, वो सारी चीज़ें मुझे अभी पूरा पता नहीं है, पर बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया जा रहा है। और कई बार देखा जाता है कि पुरुष गलतफहमियों का शिकार भी हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के उसमें महिला थाने में काम किया जा रहा है। ठीक है। महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस क्या उतनी जिम्मेदारी से काम कर रही है जितनी जिम्मेदारी से उनसे उम्मीद है? आप याद करिए, मैं कुछ 2-4 घटना अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको याद दिला दूंगा। फरीदाबाद की एक घटना आई थी जिसमें एक लड़की किडनैप हो रही थी, और उसने किडनैप होने जब वो किडनैप हो रही थी उस वक्त उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, लोगों ने उसको देखा कि किस दिशा में उसको लेकर जा रहे थे, और कई घंटों तक चलती गाड़ी में उसकी अस्मत को लूटते रहे लोग, और पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई। अगर ऐसा मामला कोई आया होगा, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर आया होगा तो ज़रूर उन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई ज़रूर हुई होगी, अगर उन्होंने टाइम से काम नहीं किया है तो। आपको लगता है कि पुलिस को और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को लेकर और ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है? बिल्कुल होना चाहिए। पुलिस प्रशासन जो है उनको अलर्ट होना चाहिए, और सरकार का सहयोग करना चाहिए पूरी तरह से। और ये खाली आम लोगों की बात नहीं, हर इंसान के लिए ज़रूरी ये कर्तव्य बनता है एक महिला की सुरक्षा करना, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सरकार है। हर किसी को महिला की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है। ये महिलाओं के बेहतरी के लिए हरियाणा में ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या करना चाहिए, और महिलाएं और कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? क्या वो जागरूकता के लेवल पर, क्योंकि रेप जैसी घटनाएं जो हैं वो मैं अक्सर एक चीज़ सोचता हूं और जिक्र करता हूं डिबेट्स में भी, कि हर बार एक जो रेपिस्ट होता है वो एक नया चेहरा होता है। ऐसा नहीं कि कोई चोर है तो उसकी चोरी करने की आदत है, कोई किसी की को डकैती है, या कोई हत्यारा है प्रोफेशनल, तो वैसे नहीं होते हैं लोग, हर बार एक नया चेहरा होता है। देखिए, इसके लिए एक सरकार ने दुर्गा शक्ति ऐप जो है उसके माध्यम से तुरंत उस पर कॉल करके आप उस जगह का और सब पता चल जाता है, उस पर कॉल कर सकते हैं दुर्गा शक्ति ऐप के माध्यम से। और दूसरा महिला थाना की मैंने आपको बताया ही,
और सरकार तो इस में कदम बढ़ाई जा रही है, बहुत सारे काम कर रही है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इसमें नया चेहरा होता है, तो ये जो खराब मानसिकता के लोग हैं इनका पता नहीं चल पाता। ये हम लोगों के बीच के ही लोग होते हैं, इसलिए मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या समाज का दायित्व भी बढ़ना चाहिए, उसकी समाज को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ना चाहिए। इस मामले में तो हम सरकार को, खाली सरकार को दोष नहीं दे सकते। हम हर इंसान का कर्तव्य बनता है, इसके लिए हर आम आदमी का कर्तव्य बनता है। ये हमारे बीच के ही लोग होते हैं, हमें खुद इनको खोजना होगा और हमारे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए, ताकि हम ऐसे दरिंदों को बाहर निकाल के फेंक सकें और सरकार का सहयोग कर सकें। ठीक है, आपके क्षेत्र विशेष पर आऊँ मैं सवाल पूछते हैं उससे पहले, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए आपकी किसी फिल्म का कोई फेवरेट डायलॉग अगर आप सुना सकें? हाँ, मेरी एक हरियाणवी फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है, सतीश कौशिक जी के साथ मैंने की है। इसमें मैंने एक IPS ऑफिसर का रोल अदा किया है, तो रोहिणी फोगाट। तो डायलॉग अब अचानक आपने मुझसे पूछ लिया, मुझे याद करना पड़ेगा। चलिए सवाल पूछ लेता हूँ, जवाब देते देते आप याद कर लीजिए, फिर आखिर में उस पर आएंगे। अगर आपको पार्टी टिकट देती है, हिसार से आप लड़ना चाहती हैं, आप इंटरेस्टेड हैं और सियासी गलियारों में चर्चा है, आपका नाम भी है उस लिस्ट में, उस रेस में आप भी हैं, हिसार के लिए चुनौतियां क्या हैं? अगर आप सांसद बनती हैं, टिकट मिलता है, आप जीतती हैं, सांसद के तौर पर आप क्या देखती हैं, क्या ज़रूरत है इस वक्त हिसार की? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ही विकास की लहर है और मोदी जी हर क्षेत्र का विकास चाहते हैं। उसमें पूरा हरियाणा ले लीजिए, हिसार ले लीजिए, जब से सरकार बनी है तब से लगातार हम काम कर रहे हैं। और इसमें सरकार के लोग ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ बड़ी लगन के साथ, और हर तरह से विकास किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे देश और प्रदेश के हर कोने कोने का विकास होगा अच्छी तरह से। चलिए, अगर आपको डायलॉग याद आ गया हो, आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, या फिर उनको सस्पेंस में छोड़े वो इंतज़ार करें। डायलॉग की जहाँ बात कर रहे हैं, हमारी जो फिल्म है, हरियाणवी फिल्म है छोरियाँ छोरों से कम नहीं, उसमें एक डायलॉग है जिसमें मैं IPS ऑफिसर हूँ और मेरे सामने एक केस आता है एक लड़की का जिसका हस्बैंड उसको मारता पीटता है। अच्छा। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो जो लड़का होता है उसका हस्बैंड, उसको मैं कहती हूँ, लड़की अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहे उसके साथ करोगे, और मुझे तो ना लगता तेरे माँ बाप को इंग्लिश आती होगी। ये हरियाणवी में। चलिए, मतलब जो आप करना चाहते हैं, कि आप महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, आप BJP के नेता हैं, आप महिला खुद हैं, और महिला नेता होने के नाते आप महिलाओं के लिए जो काम करना चाहते हैं उस तरह का आपको रोल मिल गया, कम से कम ऑन स्क्रीन तो आपको कर ही रहे हैं पहले से। खैर, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर आप रेस में हैं तो अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं कि आप सबसे मजबूत दावेदार हैं, सबसे मजबूत कंटेंडर हैं कि आपको टिकट मिल जाए? 10 में से कितने मार्क्स? टिकट तो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर डिसाइड करेंगे। जैसे केंद्र में जो हमारी कमेटी है वो लोग डिसाइड करेंगे, और हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। और जहाँ तक मुझे अपने आप के बारे में मैं बताती हूँ कि मैं अपने आप को बेस्ट मानती हूँ, क्योंकि हर फील्ड में मैं काम कर चुकी हूँ, कर रही हूँ, और वहाँ के लोगों के बीच में मुझे काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए। तो वहाँ के लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं कि मैं उनके बीच रहूँ और उनके लिए काम करूँ। तो अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और मैं उन लोगों की और मेरी पार्टी की उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरूँगी। बहुत शुभकामनाएं आपको, उस रेस में भी आप आगे निकले, आपको टिकट मिले, आप सांसद बने, ये शुभकामनाएं हैं आपको। साथ ही साथ आपकी अपकमिंग फिल्म्स और बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये आपको एक ख़ास मुलाकात में हमने आपको मिलवाया सोनाली फोगाट से, और आप ये समझ लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन बनाना और ये बैलेंस बनाना भी आसान काम नहीं है कि आप सियासत भी कर रहे हैं, आप अपने कला पर भी फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी की बाकी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस सवाल को उतार गई कि वो रेस में सबसे आगे
क्यों कहती है अपने आप को। हालांकि हमने ज़रूर इनको साधुवाद दिया है कि भाई ये अच्छा काम कर रही हैं तो आगे भी अच्छा काम करते रहें। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। एक्टिंग करते करते ही बाकी कामों में भी रुचि जैसे मेरी रही। कुछ बदमाशी का देख सखवाब बैरिया कपल में वकर दे हिसाब समाज वाला भाईचारा करे जो। नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और फिर मैंने शुरुआत की बीजेपी में काम करने की। 7 सीटें हैं मेरे ख्याल से, उसमें से 43 सीटें बीजेपी के पास। मेरी 2 हिंदी फिल्में अभी आने वाली हैं।